हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में जैसे हमने शेक्सपियर का 500 प्लस मतलब 500 प्लस वन लाइनर देखा था ना, आज इसमें हम 400 प्लस मतलब आपके जॉन मिल्टन जी का 400 प्लस आज हम इसमें वन लाइनर देखने वाले हैं और कोशिश रहेगी सब कुछ ठीक है। तो इसमें हम मिल्टन को कवर करने वाले हैं, 400 प्लस वन लाइनर रहेंगे। ये पीडीएफ है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, ये थ्योरी की पीडीएफ है और ये पीजीटी वालों के लिए पीडीएफ है, ये ग्रामर की है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये जो तीनों पीडीएफ है ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। तो इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, इसमें भी 4 राइटर को, इसमें आपके इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है, प्रैक्टिस है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इन पीडीएफ्स में तो इस नंबर पर आप टेक्स्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम। तो ये आपके 400 प्लस आपके जॉन मिल्टन के कवर करने की मैंने पूरी कोशिश इसमें की है कि जॉन मिल्टन को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम। वन लाइनर रहेगा तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे जॉन मिल्टन जी का बायोग्राफिकल हाइलाइट्स। ठीक है, बर्थ देखेंगे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन December 9, 1608 ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन। तो ये याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1608 में। कहाँ पे? ब्रेड स्ट्रीट, ठीक है, चीपसाइड लंदन। ये जो क्लास होगी ना, ये पूरी तरह ये समझ लो ना, पूरी पेड वाली क्लास होगी, जैसे आप पेड में पढ़ते हो। ओके, चलिए फिर। तो ये याद रखना है। डेथ इनका याद रखना है। डेथ जो है, ठीक है, डेथ पे आ जाएंगे हम। एक मिनट। He passed away on November 8, 1674 in Bun Hill, London at the age of 65। तो ये याद रखना है कि इनकी जो डेथ हुई थी ये 8 नवंबर 1674 बन हिल में हुआ था, लंदन के। और उस समय इनकी एज कितनी थी? तो 65 ईयर्स ओल्ड थे। तो ये याद रखना है, दोनों को कन्फ्यूज़न नहीं होना। 9 दिसंबर है इनका जन्म, 9 दिसंबर 1608 में हुआ था ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में। और 8 नवंबर 1674 में बन हिल में इनकी डेथ हुई थी। तो ये याद रखना है। पेरेंट्स की बात अगर की जाए तो इनके फादर का नाम क्या था? जॉन मिल्टन सीनियर। और इनकी मदर का नाम था सारा जेफरी। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। एजुकेशन अगर इनकी देखी जाए तो ही स्टडीड एट सेंट पॉल्स स्कूल। अगर इनकी एजुकेशन देखी जाए तो इन्होंने जो स्टडी की थी वो कहाँ पे की थी? सेंट पॉल स्कूल में। देन ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए और वहाँ पे इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। तो ये याद रखना। फर्स्ट मैरिज की अगर बात की जाए तो मिल्टन मैरिड मैरी पोवल इन 1642। तो ये याद रखना है कि इन्होंने पहली शादी किससे की थी? मैरी पोवल से की थी। एंड सेकेंड मैरिज अगर देखी जाए तो सेकेंड इनकी जो वाइफ थी वो कैथरीन वुडकॉक थी, जो इनकी स्पाउस बनी 1656 में। यानी कि पहली शादी इन्होंने कब किया था? 1642 में। एंड देन सेकेंड शादी इन्होंने कब किया था? सेकेंड मैरिज इनकी थी 1656 में। तो ये याद रखना है। और जो थर्ड मैरिज थी इनकी, ही मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल। ये किससे शादी किए थे? जो तीसरी शादी इन्होंने किया था ये एलिजाबेथ मिंसुल से किया था। तो ये याद रखना है। कब किया था? 1663 में। हिज थर्ड एंड लास्ट वाइफ ये इनकी थी। तो ये याद रखना है। प्रोफेशनल रोल्स अगर देखा जाए तो मिल्टन वॉज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। तो मिल्टन को क्या कहा जाता है? ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस तरह अगर मिल्टन से पूछा जाता है तो सारा कुछ पॉइंट लिया है एग्जाम को देखते हुए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो मिल्टन बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे और रेडिकल पैम्फलेटर थे। तो ये भी याद रखना है। ये एक पैम्फलेटर भी थे, हिस्टोरियन भी थे एंड सिविल सर्वेंट थे। किसके? ओलिवर क्रॉमवेल के। तो ये याद रखना है। मिल्टोनिक एरा कब से कब तक है? ये याद रखना है। 1625 से 1660 तक इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्टोनिक एरा कहा जाता है। इन्हें एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है और इन्हें प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इन्हें प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे। मिल्टन के फादर वाज अ स्क्रिवनर एंड कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक, यानी कि अ ब्लेंड ऑफ पेन एंड शाम्स। तो दोनों को याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिल्टन के फादर थे वो संगीत के साथ साथ कंपोजर, मतलब स्क्रिवनर के साथ साथ कंपोजर भी थे, मिल्टन के पिता जो थे, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो राइटिंग और संगीत दोनों में माहिर हो। तो ये याद रखना है। विद हिज अबॉर्न हेयर, फेयर स्किन एंड ओवल फेस, मिल्टन वॉज टीजिंगली कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट कैम्ब्रिज। तो ये याद रखना है कि इनको चिढ़ाया जाता था, मतलब कैम्ब्रिज में जब ये थे तो इनके गोरे रंग थे, लाल भूरे बाल थे, कोमल चेहरे के कारण इन्हें चिढ़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि इनके जो पूरा
अगर देखा जाए ऑबर्न हेयर थे, यानी कि आप बोल सकते हो यानी कि घुंघराले बाल, फेयर स्किन थी, ओवल फेस था, लड़कियों की तरह था, तो इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कह के टीच किया जाता था। ठीक है। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में ही ज्वाइंट सेंट पॉल स्कूल, उन्होंने सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया जो कि लंदन में ही है। ये कब 1620 की बात है। लेइंग हिज स्कॉलरली फाउंडेशन, तो ये याद रखना है, उन्होंने 1620 में मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया था और यहीं से उन्होंने क्या सीखा था, लैटिन, ग्रीक, जो भी उन्होंने काव्य कला की ठोस नींव यहीं से रखी थी, सेंट पॉल स्कूल से 12 साल की उम्र में 1620 में, याद रखना है। मिल्टन अर्लीस्ट नोन कंपोजिशंस टू साम्स, तो अगर पूछा जाए कि मिल्टन की सबसे पहली रचनाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहले उन्होंने 2 साम्स लिखा था, 2 साम्स, तो ये याद रखना है। ठीक है। 2 साम मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके हिम वगैरह, भजन, ठीक है, हिम वगैरह। 2 साम्स इन्होंने सबसे पहले लिखा था। ये इन्होंने कब लिखा था, 15, उस समय इनकी एज कितनी थी, 15 माना कि 15 साल की उम्र में उन्होंने दो साम्स की रचना की थी और ये इनके लिटरेरी टैलेंट की शुरुआत थी, ये समझ लो। लॉन्ग बेनिंगटन, कहाँ पे लिखा था, इन लॉन्ग बेनिंगटन, ये याद रखना है। 1625 में ही बिगेन हिज फॉर्मल यूनिवर्सिटी जर्नी एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, तो ये याद रखना है, 1625 में उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और अपने लिटरेरी जो लाइफ की ओर कदम बढ़ाया। किसकी तरफ कदम बढ़ाया, लिटरेरी। ठीक है, तो ये याद रखना, फॉर्मल यूनिवर्सिटी जर्नी एज क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज 1625 में, ये याद रखना है। सस्पेंडेड ब्रीफली इन 1626 आफ्टर क्लैशिंग विद ट्यूटर विलियम चैपल, ये इंपॉर्टेंट है। अ स्टॉर्म बिफोर द काम, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1626 में इनका एक विवाद हो गया, किसके साथ, इनके एक ट्यूटर थे जिनका नाम था विलियम चैपल, और इनके साथ इनका विवाद हो गया जिसके कारण इनको क्या किया गया, 1626 में सस्पेंड कर दिया गया। तो ये याद रखना है, यानी कि 1626 में उन्हें ट्यूटर विलियम चैपल के विवाद के कारण कुछ समय के लिए सस्पेंड भी झेलना पड़ा था, ये याद रखना है। लेकिन बाद में फिर ये स्टॉर्म जो आया था बाद में शांत भी हो गया था, ये भी याद रखना है। पोस्ट सस्पेंशन, आगे आएंगे हम, नेक्स्ट वन पे आएंगे। पोस्ट सस्पेंशन ही रिटर्न द होम, रोट पोइट्री एंड रिज्यूम्ड स्टडीज अंडर नेथानियल टोवे। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है यहाँ पे कि उन्होंने नेथानियल टोवी, ठीक है, उन्होंने नेथानियल टोवी के मार्गदर्शन से दोबारा फिर से उन्होंने क्या किया, रिज्यूम्ड स्टडी, यानी कि अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू किया और अपने जो पोइटिक राइटिंग है उसको जारी रखा। तो ये याद रखना है, जब सस्पेंशन के बाद की बात हो रही है, वो घर वापस आ गए और उन्होंने अपनी पोइट्री को दोबारा से स्टार्ट किया, अपनी स्टडी को दोबारा से स्टार्ट किया, किसके मार्गदर्शन में, तो नेथानियल टोवी, ये भी इनके टीचर थे, ये याद रखना है। On Christmas Day 1629, he composed the Divine Ode on the morning of Christ Nativity. तो 1629 में इन्होंने क्रिसमस डे के दिन 1629 में इन्होंने क्या कंपोज किया था, एक डिवाइन ओड को कंपोज किया था जिसका नाम क्या था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये भी कहा जाता है 1629 की बात है, ये सबसे पहले इनकी पोएम थी जो पब्लिश नहीं हुई थी, ये भी याद रखना है। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो पोएम थी इनके शुरुआती काल के सबसे श्रेष्ठ या सुपीरियर राइटिंग में से एक मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले ये पोएम आई थी और इसके पहले भी उन्होंने 2 साम्स लिख चुके थे जब वो 15 साल की उम्र में थे, तो वो भी याद रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग कैम्ब्रिज ईयर्स ही पेंड एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएम विलियम शेक्सपियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जा रहा है कि जब ये कैम्ब्रिज में रह रहे थे उस समय उन्होंने एक एपिटैफ लिखा था, और नाम क्या था एपिटैफ, ये पूरी टाइटल है एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, जिसे आज हम ऑन शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, जिसे एक और नाम से भी जानते हैं, ऑन शेक्सपियर। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऑन शेक्सपियर इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम थी जो कब आई थी, 1630 में ये पब्लिश हुआ था, ये याद रखना है 1630 में, जिसका ये पूरा फुल टाइटल है एपिटैफ ऑन एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। ये एक एपिटाफ था, एक ट्रिब्यूट था, एक ट्रिब्यूट पोएम ये थी, तो ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी है, हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम ऑन शेक्सपियर 1630 अपीयर्ड। अब ये जो ऑन शेक्सपियर थी अगर पूछा जाए एग्जाम में, हालांकि माना भी गया था, बोर्ड ने भी माना था, ये कंपोजिंग ईयर और पब्लिशिंग ईयर इसकी यही है, 1630 ही है ऑन शेक्सपियर की। और इसको ना ये एनोनिमसली सेकेंड फोलियो 1632, जब शेक्सपियर वाला सेकेंड जो फोलियो आया था 1632 में, उसमें ये एनोनिमसली अपीयर्ड हुई थी, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन पब्लिशिंग और कंपोजिंग ईयर यही था। ओके, तो ये याद रखना है गुमनाम तरीके से। ठीक है, एनोनिमसली ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन पॉइंट पे आएंगे, ही अर्न्ड हिज BA
ऑन मार्च 26, 1629। तो ये याद रखना है कि इन्होंने बीए कब किया था, तो ये याद रखना 26 मार्च 1629 को बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड हिज एमए ऑन जुलाई 3, 1632। तो 3 जुलाई 1632 को मास्टर ऑफ की जो टाइटल था इनको मिला, ये याद रखना है। ये भी इन्होंने कैम्ब्रिज से ही किया था, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन मिल्टन मूव टू हॉटन, और ग्रेजुएशन के बाद मिल्टन कहाँ चले आए, हॉटन चले आए। हिज फैमिली स्टेट, ये इनकी फैमिली का, यूँ बोलो कि इनके परिवार की जायदाद वगैरह थी वहीं पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कहीं और घर रहता है गांव वगैरह में, भले ही हम शहर में बस जाते हैं लेकिन गांव वगैरह में भी हमारा घर रहता है, तो हम चले आते हैं घूमने के लिए। उसी तरह मिल्टन भी ग्रेजुएशन के बाद कहाँ चले गए, हॉटन, जो इनकी फैमिली का स्टेट था। वेयर पोएटिक सॉलिट्यूड अवेटेड हिम, जहाँ उन्होंने क्या लिखा, तो ये भी याद रखना है, जहाँ यहाँ पे जब ये चले आए थे तो उन्होंने शांतिपूर्ण अपने वातावरण में अपनी जो लिटरेरी पोएटिक है इसकी साधना की, यहीं से इन्होंने लिखना शुरू किया हॉटन पीरियड में। तो अगर पूछा जाए कि हॉटन पीरियड में इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी पोयम, तो आपकी एल एलिग्रो आती है, ठीक है, एल एलिग्रो आता है। इसकी कंपेनियन पोएम एल पेंसेरिसो आता है, आर्केड्स आता है, कॉमस आता है। तो ये आपने याद रखना, ये हॉटन पीरियड की पोएम्स थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इनकी माँ का नाम मिल्टन, मदर सारा जेफरी मिल्टन पास्ड अवे, सारा जेफरी मिल्टन पास्ड अवे अप्रैल 1637 एंड वॉज लेट टू रेस्ट इन हॉटन। तो ये याद रखना है कि इनकी मदर की डेथ कब हुई थी, तो अप्रैल 1637 में इनकी माँ सारा जेफरी मिल्टन का निधन हो गया था, और उन्हें कहाँ पे दफनाया गया था, हॉटन में ही दफनाया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन नवंबर 1637 मिल्टन पेन द पेस्टोरल एलिजी लिसिडस टू मॉर्न हिज डियर फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो ये याद रखना है कि नवंबर 1637 में उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर शोक प्रकट किया और एक पेस्टोरल एलिजी लिखी, नाम क्या था, लिसिडस। ये एक पेस्टोरल एलिजी थी जिन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था, शोक प्रकट किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन स्प्रिंग 1638 के स्प्रिंग में ही बिगेन ए ग्रैंड टूर ऑफ फ्रांस। उन्होंने एक ग्रैंड टूर किया था, कहाँ कहाँ का, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली का, जो कि एक पोइटिक पिलग्रिमेज था। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि 1638 के स्प्रिंग में मिल्टन ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा शुरू की थी। और ये एक प्रकार की ना, ये यूँ बोलो कि एक पोइटिक पिलग्रिमेज थी, एक पोइटिक तीर्थ यात्रा थी, जहाँ उन्होंने अलग अलग स्कॉलर्स और आर्टिस्ट से संपर्क किया था, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, टेंशंस ऑफ सिविल वॉर कंपेल्ड हिज रिटर्न टू इंग्लैंड इन जुलाई 1639। तो जब ये चले गए थे घूमने के लिए, जुलाई 1639 में इंग्लैंड में सिविल वार की संभावना के कारण उन्हें यूरोपीय यात्रा की जो उनकी यूरोपीय यात्रा थी उसको बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ऐसा था कि इंग्लैंड में सिविल वार होने वाले हैं, तो इस वजह से इनको ये ऐसी खबर मिली। तो ये क्या हुआ, जो अपना टूर था वो ख़त्म किए बिना ही बीच में ही छोड़कर चले आए। द जर्नी एब्रप्टली एंड, उनकी जो जर्नी थी वो अचानक से ही ख़त्म हो गई। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, दैट सेम मंथ ही रोट एपिटेफियम डेमोनिस। और उसी मंथ इन्होंने एपिटेफियम डेमोनिस लिखा, जो कि एक एलिजी था, एन एलिजी टू ऑनर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी। तो ये भी एक एलिजी था जो उनके बचपन के दोस्त चार्ल्स डियोडटी के सम्मान में था, ये भी याद रखना है, ठीक है। उनकी याद में इन्होंने एक लैटिन में था, ये लैटिन में एलिजी इन्होंने लिखी थी, एपिटेफियम डेमोनिस, किसके लिए लिखी थी, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे चार्ल्स डियोडटी, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, एट द एज 34 ही मैरिड 17-year-old मैरी पोवल इन 1642, अ यूनियन मार्क्ड बाय अर्ली एस्ट्रेंजमेंट। तो ये याद रखना है कि 1642 में 34 साल की उम्र में मिल्टन ने 17 साल की मैरी पोवल से शादी किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसमें मिल्टन की उम्र कितनी थी, 34, और मैरी पोवल की उम्र कितनी थी, 17। तो ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है कि भले ही, अब ये क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि शादी के तुरंत बाद ही इनके बीच झगड़े वगड़े होने लगे। नेक्स्ट पे आएंगे, मैरी सून लेफ्ट मिल्टन बट दे लेटर एंड 3 daughters एंड 1 son। तो ये भी याद रखना है, मैरी उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में फिर इन लोग का मेल मिलाप होता है और बाद में वो फिर साथ आते हैं और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा भी होता है, ये याद रखना है। डिस्ट्रेस इन मैरिज, ठीक है, ये याद रखना है। डिस्ट्रेस इन मैरिज, मिल्टन ऑथर डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643, चैलेंजिंग इंग्लैंड्स स्ट्रिक्ट डाइवोर्स
लॉज। तो ये याद रखना है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तलाक पर उन्होंने विचार किया था कि 1643 में उन्होंने डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स पब्लिश कराया था, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड की जो कठोर तलाक वाले जो लॉ हैं उसकी आलोचना की थी। ठीक है, और ये विचारना तलाक यानी कि जो आप शादी में बंध गए हो तो फिर आप कैसे भी करके ज़िंदगी उस शादी को निभाओ, तलाक उलाक लेना नहीं है, ये आम बात नहीं थी उस समय। ये जो विचार था ना कि तलाक उलाक लेना, वो उस समय बहुत कंट्रोवर्शियल था। तब मिल्टन ने ये लिखा था कि अगर आपकी पूरी आज़ादी है, अगर आप नहीं रहना चाहते हो, नहीं जम रही, आपका टेम्परामेंट नहीं मिल रहा है, तो आप अलग भी हो सकते हो, मिल्टन का कहना था। His bold stance on divorce earned him the controversial title मिल्टन द डाइवोर्सर। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाने लगा, तो ये ध्यान रखना है, इन्हें मिल्टन द डाइवोर्सर कहा जाने लगा, क्योंकि ये उनका मजाक बन गया था। क्योंकि ये डाइवोर्स के थे कि डाइवोर्स होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लॉ में होनी चाहिए कि डाइवोर्स होना चाहिए। अगर एक दूसरे के बीच में टेम्परामेंट नहीं मिल रहा है, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप अलग भी रह सकते हो। डाइवोर्स ज़रूरी नहीं है कि उस ज़बरदस्ती की शादी को निभाना। तो जब इस चीज़ को इन्होंने सपोर्ट किया और इनका मजाक बनने लगा, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, मिल्टन डाइवोर्सर। ठीक है, ये इनका निर्भीक विचारधारा के कारण उन्हें मजाक से कहा जाने लगा मिल्टन द डाइवोर्सर। ठीक है, और ये नाम ना उनकी विचारशील बगावत का प्रतीक बन गया, ये भी याद रखना है। 1644 में ही पब्लिश द टाइमलेस डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच एरियोपैजिटिका। 1644 में इन्होंने एरियोपैजिटिका नाम का एक प्रोस ट्रैक लिखा जो फ्री स्पीच के लिए था, रेजिस्टिंग सेंसरशिप एंड टायरनी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उन्होंने क्या लिखा था, 1644 में एक एरियोपैजिटिका लिखा था जो लिबर्टी ऑफ प्रेस, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लिबर्टी ऑफ प्रेस या फ्री स्पीच देखने को मिल जाएगा, या फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस तरह आप के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने लिखा था कि कुछ भी बोलने, लिखने, सोचने, बोलने के लिए आपको आज़ादी होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने इसमें लिखा था। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑन जनवरी 30, 1649, 30 जनवरी 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज पब्लिकली बिहेडेड यूजिंग इन ओलिवर क्रॉमवेल्स रिपब्लिकन रूल। तो ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हुई थी, यहीं पे रेजिसाइड हुआ था, और इसमें मिल्टन क्या हुए थे, शामिल हुए थे। रेजिसाइड में मिल्टन शामिल थे। 30 जनवरी 1649 को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली क्या किया गया था, उनका सिर कलम कर दिया गया था, पब्लिकली बिहेडेड कर दिया गया था। और उसी के तुरंत बाद इस इंग्लैंड में क्या आ गया था, कॉमनवेल्थ की शुरुआत हो गई थी, और इसमें मिल्टन भी मतलब शामिल थे। मिल्टन डिफेंडेड द रेजिसाइड इन द टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 अपहोल्डिंग द राइट टू ओवरथ्रो टायरनी। अब उसके जस्ट तुरंत बाद जब वो वहाँ पे डेथ हो गई थी, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड कर दिया गया था, मिल्टन भी इसमें शामिल थे। तो ये इससे क्या हो गई थी, जो जनता थी ना, वो जनता बहुत गुस्से में थी, या यूँ बोलो टेरर में थी या फियर में थी। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए और राजा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में ही इन्होंने लिखा था। तो ये याद रखना है, जिसमें उन्होंने अत्याचारी जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, उनको क्या करना, उनको हटा देना, ये ज़रूरी रहता है। ओविंग टू हिज बोल्ड ट्रैक मिल्टन बिकेम सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स ऑन क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। तो ये याद रखना है, यहाँ पे भी उसके बाद जब इन्होंने ये वर्क लिखा, ठीक है, जो क्या था, चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ था ये वर्क, पब्लिक को बताया गया। उसके बाद इनको क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स का इनको सेक्रेटरी बना दिया गया, क्रॉमवेल के गवर्नमेंट में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो विदेशी सरकार से लैटिन में पत्राचार करते थे ये लोग। ही वॉज ग्रांटेड सैलरी एंड रेजिडेंस एज स्कॉटलैंड यार्ड फॉर हिज ऑफिशियल रोल। ठीक है, जब इनको ये नौकरी मिली, इनको फॉरेन टंग सेक्रेटरी बना दिया गया, तो वहाँ पे इनको क्या हुआ, सरकारी सेवा के तहत उन्हें वेतन और स्कॉटलैंड यार्ड में एक सरकारी आवास भी मिल गया था। ठीक है, इन अक्टूबर 1649 ही रिलीज्ड iconoclastes टू काउंटर द रॉयलिस्ट आइकॉन बेसिलिक एंड डिफेंडेड चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर 1649 में उन्होंने एक और वर्क लिखा, iconoclastes। तो ये याद रखना है, टेन्योर ऑफ द किंग्स, आइकोनोक्लास्टिस, ये दोनों ही 1649 में आया था, और चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड भी किया गया था 1649 में। तीनों चीज़ यहीं पे 1649 में ही हुई थी, ध्यान रखना है। तो अक्टूबर 1649 में इन्होंने आइकोनोक्लास्टिस नाम का एक वर्क था, उसको रिलीज़ कराया, जिसमें उन्होंने शाही समर्थक किया, यानी कि जो आइकोनो बेसिलिक है इसकी आलोचना की, और राजा की फांसी का समर्थन किया कि जो राजा को फांसी हुआ था वो सही हुआ।
ठीक है, तो ध्यान रखना है, समर्थन किया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इन February 1652 में मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट कम्प्लीटली एट द एज ऑफ 44, मोस्ट लाइकली ड्यू टू ग्लूकोमा। तो ये याद रखना है कि फरवरी 1652 में मिल्टन ने अपनी आई साइट को खो दिया था, और उस समय कम्प्लीटली खो दिया था 1652 में, और उस समय इनकी एज कितनी थी 44 में। तो ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये ब्लाइंड कब हुए थे, तो 1652 में होते कम्प्लीटली, और उसमें इनकी एज 44 की थी, और ऐसा कहा जाता है ग्लूकोमा। ठीक है, तो ये याद रखना ग्लूकोमा की वजह से, रीज़न यही था। ऑन May 5, 1652 हिज वाइफ मैरी पोवल डाइड 3 days आफ्टर गिविंग बर्थ डिबोरा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि 1600, अच्छा यहाँ पे फरवरी की बात हो रही है, 1652 में ही इनकी आंखें चली गई थी, ये अंधे हो गए थे, और 1652 में ही इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी मैरी पोवल, उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, 3 days उनकी डेथ हो जाती है जब वो डिबोरा नाम की बेटी को जन्म देती हैं। तो ये याद रखना है, दोनों ही एक ही टाइम पे, दोनों ही ये टाइम हुआ था मिल्टन के लिए, बहुत दोहरा आघात था। एक तो उनकी आंखें चली गई थी इसी टाइम पे, और दूसरा उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, एंड ट्रेजिकली हिज सन जॉन नाम रहता है इनके बेटे का, ऑल्सो डाइड सून आफ्टर मैरिज डेथ, डीपनिंग हिज सॉरो। और कुछ ही समय बाद क्या होता है, उनका जो बेटा जॉन की भी डेथ हो जाती है, जिससे मिल्टन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, यूँ बोलो शोकग्रस्त हो जाते हैं। और ये जीवन का सबसे अंधकारमय काल था। फिर भी उनकी जो काव्य शक्ति थी वो रुकी नहीं, उनकी जो पोइटिक शक्ति थी, पोइटिक पावर था, वो रुका नहीं, कितना भी लाइफ में आ गया, दुख आ गया। ऑन November 12, 1656 ही मैरिड हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। तो ये याद रखना है कि 1652 में उनकी डेथ 1652 में मैरी पोवल की डेथ हो जाती है, और 1656 में ये सेकेंड मैरिज करते हैं। तो सेकेंड वाइफ का नाम इनका क्या रहता है, कैथरीन वुडकॉक। ठीक है, तो ये याद रखना है, कैथरीन वुडकॉक इनकी शादी हो जाती है 1656 में, ये कैथरीन वुडकॉक से शादी कर लेते हैं। सी डाइड ऑन February 3, 1658, 4 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ डियर इन्फेंट डॉटर कैथरीन ऑल्सो पास्ड अवे। तो यहाँ पे इनकी भी डेथ हो जाती है, जो सेकेंड वाइफ रहती हैं, इनकी भी 3 फरवरी 1658 में डेथ हो जाती है, और 4 महीने की, यानी कि जब 4 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ के 4 महीने बाद ही इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, कैथरीन वुडकॉक की। और उनकी एक इन्फेंट बेटी रहती है, कैथरीन नाम रहता है, उनकी बेटी का भी कैथरीन नाम रहता है, वो भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे पत्नी का नाम कैथरीन वुडकॉक था, बेटी का नाम भी कैथरीन था, जो कैथरीन ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। Following the restoration of Charles II, Milton was arrested and imprisoned briefly in 1659 में। तो ये याद रखना है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II। ठीक है, ठीक है, रेस्टोरेशन यानी कि चार्ल्स II के आने के बाद मिल्टन को 1659 में क्या कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था जब चार्ल्स II दोबारा से गद्दी पर आया था। क्यों अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट, उनके विरुद्ध जो राइटिंग लिखी थी टेन्योर ऑफ द किंग, आइकोनोक्लास्ट में, उन्होंने क्या कहा था, किसके खिलाफ था, वो चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ था, इसलिए चार्ल्स II ने इसे देशद्रोही बना दिया था। तो इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया था किसका, क्रॉमवेल का, और उनके खिलाफ थे। 1663 में ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ। अब इन्होंने तीसरी शादी कर ली थी 1663 में एलिजाबेथ मिन्सुल से अगेंस्ट हिज डॉटर विसेस। तो ये याद रखना है कि 1663 में मिल्टन ने एलिजाबेथ मिन्सुल से शादी किया था, जो उनसे 30 साल छोटी थी। तो ये भी याद रखना है, कितने साल की छोटी थी, 30 साल की छोटी थी। और ये जो शादी थी उनकी बेटियों की मर्जी के विरुद्ध था, उनकी बेटियां नहीं चाहती थी कि मिल्टन की शादी हो। On April 27, 1667, he sold the rights to Paradise Lost to publisher Samuel Simmons in just €5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 27 अप्रैल 1667 में इन्होंने क्या किया था, जो पैराडाइज लॉस्ट की जो पेजेस थी पैराडाइज लॉस्ट के, वो इन्होंने बेच दिया था सिर्फ किसमें, £5 में इन्होंने बेच दिया था, किसे, सैमुअल सिमंस को बेच दिया था। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 27 अप्रैल 1667 को मिल्टन ने अपने जो एपिक था पैराडाइज लॉस्ट के जो भी प्रकाशन अधिकार था वो सिर्फ £5 में सैमुअल सिमंस को बेच दिया था उन्होंने। द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सोल्ड आउट इन 18 month प्राइस्ड एट 3 shilling पर कॉपी। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
ये जो 5 पाउंड में इन्होंने बेचा था ना, ये उस समय ना बहुत कम रकम थी। अब ये समझो कि शायद उन्होंने मिल्टन की आर्थिक कठिनाइयों को दिखा रहा है कि उन्होंने अपने पैराडाइज लॉस्ट इतने महान एपिक को उन्होंने 5 पाउंड में सिमल सिमस को बेचा था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकंड, यहाँ पे 46 का जो पॉइंट है, पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, ये 18 महीनों, मतलब इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 18 महीनों में बिक गई थी। यानी कि प्रति कीमत अगर देखी जाए तो मात्र 3 शिलिंग थी, पर ये जो राइटिंग थी वो धीरे धीरे एक अमर काव्य भी बन गई। ठीक है, तो ये याद रखना है। यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट एडिशन था वो 18 महीनों में ही बिक गया था। पोएट जॉन ड्राइडन हेल्ड मिल्टन विद ऑ, तो ये याद रखना है, जॉन ड्राइडन ने मिल्टन की टैलेंट को देखते हुए क्या कहा, उनको सराहा है, कहा है दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ये मिल्टन की उन्होंने तारीफ की है, किसने, जॉन ड्राइडन ने। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, मतलब यह व्यक्ति हम सभी को और प्राचीन जितने भी पोएट्स को भी पीछे छोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मिल्टन रोट पेस्टोरल पोएम एल एलिग्रो इन 1631 पब्लिश 1645। तो ये याद रखना है, मिल्टन ने पेस्टोरल पोएम एल एलिग्रो को 1631 में, और इसे पब्लिश कब कराया था, लिखा तो है 1631 में, पब्लिश कब कराया था, 1645 में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द टाइटल एल एलिग्रो मीन्स द हैप्पी मैन, इटालियन पेयर्ड विद इट्स कंपेनियन पोएम इल पिंसेरोसो। तो ये याद रखना है, ये पूछा जाता है कि एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है, हैप्पी मैन। ये एक इटालियन है, ठीक है, इनका जो टाइटल है, टाइटल जो है इनका, ओके, तो एल एलिग्रो मतलब हैप्पी मैन, और इसकी एक कंपेनियन पोएम है इल पिंसेरोसो, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द टू पोएम्स ऑफर अ कंट्रास्ट बिटवीन जॉयफुल मिर्थ एल एलिग्रो में है एंड थॉटफुल सॉलिट्यूड ये एल पिंसेरोसो में है। तो अगर पूछा जाए कि एल एलिग्रो का तो हैप्पी मैन है, जहाँ पे भी मतलब हैप्पी मैन है, जॉयस मैन है, और अगर इसका वो पूछा जाए यानी कि जॉयफुल मिर्थ भी है, और अगर इसका पूछा जाए एल पिंसेरोसो का तो थॉटफुल मैन है, सैड मैन है, मेलनकली मैन है, ये सारे वर्ड आएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। द स्पीकर कमांड्स मेलनकली टू वैनिश इनवाइट द फ्रेशनेस ऑफ स्प्रिंग एंड डिलाइट। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो स्पीकर है वो शुरुआत में वो क्या कहता है, मेलनकली को गायब यानी कि उदासी को भगाने के लिए इन्वोक करता है, और जो स्प्रिंग है, जो डिलाइट है, जो ताजगी है, जो बसंत है, उसको क्या करता है, इनवाइट करता है, जो स्पीकर है इसमें, ठीक है। किसमें, एल एलिग्रो की बात हो रही है। एल एलिग्रो में मेलनकली को भगाता है और स्प्रिंग एंड डिलाइट को बुलाता है, इन्वोक करता है। ग्रीक गॉड्स अपीयर स्पेशली इफ्रोसाइन गॉडेज ऑफ मिर्थ एंड जॉय। तो ये याद रखना है, ग्रीक गॉड को भी बुलाया जाता है, ग्रीक गॉड का इन्वोक किया जाता है, स्पेशली किसको, इफ्रोसाइन को। किसमें, एल एलिग्रो की बात हो रही है। यहाँ पे जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो इफ्रोसाइन, जो कि मर्थ एंड जॉय की देवी है, उनको पुकारते हैं। द स्पीकर प्रेज टू इफ्रोसाइन टू ब्रिंग हैप्पीनेस, सॉफ्ट स्माइल्स एंड चीयरफुल नोट्स। अगर आपने पढ़ा होगा एल एलिग्रो को तो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो स्पीकर है वो इफ्रोसाइन से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ये करते हैं कि टू ब्रिंग हैप्पीनेस, की खुशी लेके आओ, सॉफ्ट स्माइल्स, मुस्कान लेके आओ, चीयरफुल नोट्स, आनंदमयी, ये सारी चीज़ें, मतलब वो उल्लास मांग रहे हैं, खुशी मांग रहे हैं, कि सॉफ्ट स्माइल मांग रहे हैं, किससे, इफ्रोसाइन से। स्पीकर प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अ ब्राइट कंट्री मॉर्निंग अनफोल्ड, सनराइज लॉफ्टर एंड रस्टिक ब्यूटी फिल द एयर। यहाँ पे पोयम में किसकी बात हो रही है, सनराइज की बात हो रही है, कि सूर्योदय की बात हो रही है, लॉफ्टर एंड रस्टिक ब्यूटी, गाँव की नेचर की बात हो रही है, हंसी सरल जीवन की प्रशंसा की गई है। जैसे गाँव में दिखाया जाता है, सूरज निकलता है, और जो गांव की जो नेचर है उसको दिखाया जाता है, गांव के लोग आपस में हंसी खुशी बात करते हैं, ये सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। द पोएम्स की टेंशन इज द बैनिशमेंट ऑफ मेलनकली मेकिंग रूम फॉर मर्थ। तो ये पोएम जो है, पूरी पोएम में एक मूल भाव ये है कि मेलनकली को हटाकर उल्लास को स्थान दिया गया है। बस इतना ध्यान रखना है। ये पूरी पोएम का की टेंशन अगर देखा जाए तो इसमें मेलनकली को बैनिश कर दिया गया है और मर्थ को बुलाया गया, यानी कि जॉय को कहा है रहो, और मेलनकली को हटाया, यानी कि उदासी को भगाया गया, खुशी को बुलाया गया है, खुशी को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। मिल्टन रेफरेंसेस ऑफ फीज ड्राइंग अ पैरेलल विद द स्पीकर्स रिट्रीट फ्रॉम सोरो। तो ये याद रखना है, इसमें मिल्टन ने, एल एलिग्रो की बात हो रही है, इसमें मिल्टन ने और फीज का जिक्र किया है, यानी कि दुख से पलायन का प्रतीक माना जाता है ये जो, ठीक है। मिल्टन ने पोयम में यूनानी संगीतकार, ये एक यूनान का म्यूजिशियन है, और फीस का उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, जो अपने गीतों से दुख
और मृत्यु को भी शांत कर देता है। ये जो ऑर्फीज है ना, ये एक यूनानी संगीतकार है, इसको इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। मतलब वो अपने गीतों से क्या करते हैं, अपने गीतों से डेथ और दुख को भी शांत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह ऑर्फीज की तरह जो स्पीकर है वो दुख से दूर भागने की और आनंद की ओर लौटने का संकेत दे रहा है, जैसे ऑर्फीज है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्फीज का भी रेफरेंस दिया है, याद रखना है। एल एलिग्रो में उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए, आपको मिलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हो ऑर्फीज का इन्होंने दिया है। द पोएम असर्ट्स दैट अ लाइफ ऑफ जॉय एंड मर्थ सरपासेस वन स्टीप्ड इन ग्लूम। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये पोयम ये दिखाती है कि जो खुशी है, खुशी से भरा जीवन एक उदासी और अंधकार में डूबे जीवन के कहीं बेहतर है। यानी कि जो खुशी से भरा जीवन है वो बहुत अच्छा है, एक उदासी से भरे जीवन से काफ़ी अच्छा है। मिल्टन अल्टीमेटली फेवर्स अ जॉयस एक्सप्रेसिव लाइफ ओवर एक्सेसिव इंट्रोस्पेक्शन एंड सैडनेस। तो यहाँ पे भी बताना है, यहाँ पे क्या कह रहा है मिल्टन का, यहाँ पे अगर पोयम की पूरा मूल देखा जाए कि पोयम किसको फेवर कर रहा है, तो पोयम सबसे ज़्यादा किसको फेवर कर रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा मूल स्वर ये है कि सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन और दुख से भरे जीवन की अपेक्षा नेचर, संगीत और खुशी से जुड़ा जीवन अधिक सार्थक है। तो ये जो मिल्टन किसे, जॉय को, एक्सप्रेसिव लाइफ ओवर एक्सेसिव इंट्रोस्पेक्शन, सैडनेस को वो नहीं मानते हैं। वो जीवन का जो मतलब जीवन का जो उल्लेख है वो किसे मानते हैं, जॉय को मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। यानी कि कविता किसी, ये जो पोयम है ना वो किसको बोल रही है कि इंट्रोस्पेक्शन, दुख से भरे जीवन की अपेक्षा आप क्या करो, नेचर, संगीत, खुशी से जुड़ा जीवन अधिक सार्थक है। ठीक है, मिल्टन कंपोज्ड एल एलिग्रो इन राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। तो ये याद रखना है, मिल्टन ने एल एलिग्रो को राइम्ड इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा है। अ फ्लोइंग एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर है ये। ओके, यानी कि प्रत्येक लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपकी ना एल एलिग्रो की बात हो रही है। ठीक है, एल एलिग्रो में मिल्टन क्या कह रहे हैं वही बात हो रही है। द पोएम ओपन्स विद एन इनोकेटिव टू मर्थ द गॉडेज ऑफ सिम्बोलाइजिंग जॉय, एनर्जी एंड डिलाइट। तो पोएम जब शुरू होती है तो किसको इन्वोक कर रहे हैं, वो मर्थ को बुला रहे हैं, मेलनकली को भगा रहे हैं, उदासी को वो कह रहे हैं तुम जाओ, और मर्थ को बुला रहे हैं, मर्थ मतलब खुशी, जॉय को वो बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये मर्थ क्या है, गॉडेज ऑफ सिम्बोलाइज, ऐसा कहा जाता है कि जॉय, एनर्जी एंड डिलाइट की देवी है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोएम यहीं से स्टार्ट होती है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू ड्वेल विद मर्थ फर्स्ट इन पेस्टोरल सेरेनिटी देन अमंग अर्बन फेस्टिविटी। आगे क्या कह रहे हैं जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जो पोएट हैं वो पेस्टोरल यानी कि पेस्टोरल सेरेनिटी में मस्ती चाहते हैं, यानी कि जो गांव वगैरह है उसमें शांति चाहते हैं, पेस्टोरल सेरेनिटी में मस्ती चाहते हैं। फिर वो शहरी उत्सव, जो शहरी फेस्टिव है और नाटकों में एक खुशी ढूंढते हैं। ठीक है, वाइल एल एलिग्रो ग्लोरीफाइज द ब्राइटनेस ऑफ डे टाइम, इल पेंसर्सो सिंक्स इनटू द मिस्ट्री ऑफ नाइट एंड थॉट। अब आगे की बात क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि एल एलिग्रो जो है, एल एलिग्रो किसको ग्लोरीफाई करता है, ब्राइटनेस ऑफ डे टाइम को, यानी कि दिन के प्रकाश की महिमा करता है, दिन के प्रकाश को ग्लोरीफाई करता है एल एलिग्रो। खुशी किसे कहा जाएगा, खुशी जहाँ पे दिन, ठीक है, और जो मेलनकली है, दुख है, वो रात को दिखाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि इल पेंसरिसो जो है वो रात को दिखाता है, एकांत को दिखाता है, रहस्य की ओर आकर्षित करता है, नाइट एंड थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को एल एलिग्रो मतलब खुशी यानी कि दिन, वो दिन को ग्लोरीफाई कर रहा है। एल एलिग्रो रेडिएट्स अ सैंग्विन स्पिरिटेड मूड वेयर इज इल पेंसरिसो एम्बॉडीज अ मेलनकलिक रिफ्लेक्टिव टोन। दोनों का कंपैरिजन एक साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझना है कि एल एलिग्रो में हमें क्या देखने को मिलता है, सैंग्विन सजीवता, स्पिरिटेड मूड खुशी, ऊर्जा, जबकि इल पेंसरिसो में गंभीरता देखने को मिलती है, गंभीर चिंतन, एकांत, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एल एलिग्रो में। स्पीकर इन एल एलिग्रो एम्ब्रेसेस अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड नेचर। एल एलिग्रो में जो स्पीकर है वो किसकी बात कर रहा है, वो नेचर की ब्यूटी, जीवन के आनंद को गले लगाता है। वाइल इल पेंसरिसो चैम्पियंस कंटेम्पलेशन एंड लर्निंग, जबकि इल पेंसरिसो का जो स्पीकर है वो गंभीर अध्ययन, ज्ञान और चिंतन को महत्व देता है, वो खुशी को महत्व नहीं देता है। ठीक है, सम क्रिटिक्स इंटरप्रेट द पोएम्स एज टू स्टेजेस ऑफ लाइफ। कुछ क्रिटिक का मानना है, कुछ क्रिटिक की नज़रिया है कि जीवन के दो चरण हैं। तो कुछ क्रिटिक का मानना है कि ये दोनों पोएम में ना जीवन के दो स्टेज को दिखाया गया है। जैसे कि एल एलिग्रो जो है वो यूथफुल जॉय को दिखा रहा है,
यानी कि एक इंसान है, इंसान के दो स्टेज को दिखाया गया है। जैसे कि इंसान अगर जवान है, वो यूथ है, तो यूथफुल यानी कि यूथ वाले डेज को दिखाया गया एल एलिग्रो। और एज्ड विजडम इल पेंसारोसो, और जब वो बुढ़ा हो जाता है तब यहाँ पे एज्ड विजडम दिखाया गया इल पेंसारोसो को। यानी कि एल एलिग्रो जो है युवा अवस्था की मस्ती खुशी, जब इंसान युवा रहता है तो कितना मस्ती उल्लास, उसको उतनी टेंशन नहीं रहती। और जैसे ही वो इल पेंसारोसो यानी कि अपनी बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है, वहाँ बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत विवेक हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिक का मानना है, उन्होंने इंटरप्रेट किया है कि जीवन के दो चरण है, एक इंसान के दो चरण है, तो ये ध्यान रखना है। द स्पीकर ऑफ एल एलिग्रो इज ऑफन सीन एज अ जॉयफुल शेफर्ड इमर्ज इन नेचर एंड सॉन्ग। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि जो एल एलिग्रो में स्पीकर को अक्सर क्या कहा गया है? अक्सर जॉयफुल शेफर्ड के रूप में देखा जाता है, जो नेचर म्यूजिक आनंद से पूरी तरह लीन है, जो नेचर में, संगीत में, आनंद में पूरी तरह से अपने आप को लीन करके रखा है। यानी कि ये चरवाहा जीवन के सरल, सहज और सौंदर्यपूर्ण क्षणों को दिखाता है। तो ये याद रखना है एल एलिग्रो में जो स्पीकर है, ठीक है, कैसे देखा गया है? जॉयफुल शेफर्ड के रूप में। एल एलिग्रो में मिल्टन इवोक्स द मिथिकल वर्ल्ड ऑफ शेफर्ड्स एंड फेरीज थ्रू टेल्स ऑफ फेरी मैब अ मिस्चीवियस स्पिरिट। देखिए यहाँ पे दूसरा रेफरेंस इन्होंने दिया है, ये ध्यान रखना है, दूसरा रेफरेंस है एल एलिग्रो में, मैंने पढ़ाया भी है ये एल एलिग्रो को, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एल एलिग्रो में मिल्टन जो है वो पोयम में फेरी मैब मतलब ये एक मिथ कैरेक्टर हैं, उनके जरिए एक जादुई और लोक परंपरा के भरपूर विश्व को दिखाते हैं। फेरी मैप का इन्होंने रेफरेंस दिया है, ठीक है। और ये जो शैली है ये पेस्टोरल रोमांटिसिज्म को दिखाता है, जो नेचर और कल्पना के दिखाता है, कल्पना को, चीज़ों को। तो ये याद रखना है कि एल एलिग्रो में जो फेरी मैप है, ये याद रखना है फेरी मैप का एल्यूजन कहाँ मिलता है? तो एल एलिग्रो में मिलता है। और फेरी मैप का हमें एल्यूजन कहाँ मिलता है, ये ध्यान रखना है, आगे आएगा भी। फेरी मैप was first popularized by Mercutio monologue in Shakespeare Romeo and Juliet। तो ये याद रखना है, अगर पूछा जाए कि फेरी मैप को सबसे पहले पॉपुलराइज किसने किया था? शेक्सपियर ने ही किया था। कहाँ पे? रोमियो एंड जूलियट में। मर्क्यूशियो के एक डायलॉग है मर्क्यूशियो का, उसमें ये बात वो बोलता है, फेरी मैप की बात करता है, ठीक है। तो यही रेफरेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? यही रेफरेंस मिल्टन ने अपने एल एलिग्रो में ले लिया है, तो इसे ही कहा जाता है अल्यूजन, ठीक है, रेफरेंस मिल जाता। तो ये याद रखना है, ये मिल्टन ने लिया है, शेक्सपियर ने नहीं लिया है। मिल्टन यूजेस द फ्रेज चेकर्ड शेड एज एन एलिगरी ऑफ हिडन मीटिंग स्कैरेसी एंड इंट्रीग। तो ये याद रखना है, यहाँ पे चेकर्ड शेड यानी कि रहस्य और गोपनीयता का ये सिंबल है, जो चेकर्ड शेड मतलब ये भी मिल्टन ने अपने एल एलिग्रो में लिया है। तो ये याद रखना है, अभी आगे आएगा हम देखेंगे। चेकर्ड शेड ये मिल्टन ने, ये भी एक रेफरेंस ही लिया है, ठीक है, ये भी एक रेफरेंस ही है, एल्यूजन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? चेकर्ड शेड मतलब रहस्य और गोपनीयता का प्रतीक, ठीक है। और मिल्टन ने इस फ्रेज को यूज़ किया है एल एलिग्रो में, यानी कि जो पेड़ हैं, पेड़ की परछाइयों के बीच आने वाली जो रुक रुक गिरती रोशनी की जो रोशनी होती है उसे कहा जाता है। तो ये एज एन एलिगरी हिडन मीटिंग है, स्कैरेसी है एंड इंट्रीग है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो चेकर्ड शेड ये एक एल्यूजन है, यहाँ पे एक एल्यूजन है, और इन्होंने ये एल्यूजन कहाँ से लिया है? तो द फ्रेज ऑल्सो अल्यूड्स टू शेक्सपियर टाइटस एंडोनिकस वेयर कॉन्सिप्रेटस एक्ट अंडर द कवर ऑफ शेड्स ग्रो। तो ये याद रखना है, शेक्सपियर का जो टाइटस एंडोनिकस है ना, तो ये टमोरा बोलती है, टमोरा, और उसका जो मूअर उसका इसका जो वो रहता है, बिलबेड रहता है, एरोन करके शायद है ना। तो वो दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पे ये लाइनें आती हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं, चेकर्ड शेड करके एक वर्ड आता है। तो ये सबसे पहले शेक्सपियर ने ही यूज़ किया है, और यहीं से उठाया है किसने? मिल्टन ने अपने किस में? एल एलिग्रो में। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया, अब यहाँ तो नहीं समझा सकती मैं क्या मतलब होता है इसका, बस इतना याद रखना है कि ये अब यही चीज़ें मिल्टन ने अपने इसमें ले लिया है, तो ये एल्यूजन हो गया, ठीक है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है क्या है। एल एलिग्रो और इल पेंसारोसो ओपन विद 10 लाइन प्रीफेसेस इवोकिंग द इटालियन सोनेट स्टाइल। तो ये याद रखना है कि एल एलिग्रो और इल पेंसारोसो दोनों ही पोएम की शुरुआत 10 लाइनों की होती है, 10 लाइनों से होती है, प्रीफेसेस से होती है, यानी कि ये पोएम स्टार्ट होती है ना, तो 10 लाइन इनका एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है, जो इटालियन सोनेट के प्रारूप को याद दिलाती है, जो इटालियन सोनेट की स्टाइल को याद दिलाती है। तो ये याद रखना है, दोनों ही पोएम की 10 लाइन से स्टार्ट होती है। शुरुआत में एक प्रील्यूड, एक प्रस्तावना रहता है, ये याद रखना है। दियर सिलेबिक
ऑल्टरनेशन फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ द इटालियन कैंजोन मिररिंग म्यूजिकल एलिगेंस। तो ये याद रखना है कि इन पोयम में स्लैबिक ऑल्टरनेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है, यानी कि इटालियन कैंजोन यानी कि जो संगीतात्मक छंद होते हैं उनकी ओर संकेत किया गया है, जो इटालियन कैंजोन की ओर, ठीक है, यानी कि स्लेबिक ऑल्टरनेशन हुआ है, यानी कि जो सेलेबल होते हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे, इनका स्ट्रक्चर ये याद रखना है, इटालियन कैंजोन है, ये याद रखना है। मिल्टन ऑफन ब्रेक्स स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न्स इन एल एलिग्रो मेकिंग द रिदम ट्रिप प्लेफुल टू रिफ्लेक्ट जॉय। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन ने क्या किया है, मिल्टन ने एल एलिग्रो में कहीं कहीं क्या किया है, इन्होंने जो स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न्स है उसको क्या किया है, तोड़ दिया है, जिसमें पोयम की जो लय में एक ट्रिप एक प्लेफुल हलचल हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, एक जो राइमिंग पैटर्न है ना, राइम पैटर्न है उसको स्ट्रिक्ट जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कविता में जो कविता की लय होती है, रिदम होता है, वो ट्रिप या प्लेफुल में हलचल आ जाती है, ठीक है। इन हिज पोएटिक एलिगरी मर्थ स्टैंड्स एज अ जॉयफुल प्रोटैगनिस्ट वाइल मेलनकली इज कास्ट एज द अपोजिंग फोर्स। तो ये याद रखना है, ये भी याद रखना है कि पूरी पोयम की अगर बात की जाए, एक अपने पोएटिक एलिगरी, ये एक एलिगरी है जिसमें मर्थ को, ठीक है, जिसमें मर्थ को क्या कहा गया है, एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखा गया है, और वहीं पे मेलनकली को एक अपोजिंग फोर्स के रूप में देखा गया है, ठीक है, ये एक एलिगरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे जॉन मिल्टन इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम एल एलिग्रो। अब जॉन मिल्टन की इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ देख लेते हैं एल एलिग्रो की। मिल्टन फेस्टिव वर्ड्स फ्रॉम द डांस ऑफ जॉय टू द लॉफ्टर ऑफ लाइफ। तो पहली लाइन यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहली लाइन, हेस्ट दी निम्फ, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, हेस्ट दी निम्फ एंड ब्रिंग विद दी जस्ट एंड यूथफुल ज्वालिटी द इनोकेशन ऑफ जॉयस स्पिरिट टू इंस्पायर मैरीमेंट। तो ये याद रखना है, इसमें वो क्या कहते हैं, हेस्ट दी निम्फ एंड ब्रिंग विद दी जस्ट एंड यूथफुल ज्वालिटी, यानी कि हे नायिका, हे मर्थ जल्दी आओ, ठीक है, हे मर्थ जल्दी आओ और साथ लाओ, क्या लाओ, हंसी लाओ, ठिठोली लाओ, खुशी लेके आओ, नवयुवकों जैसी प्रसन्नता लेके आओ। जैसे नौजवान लोग रहते हैं, अपने नौजवान जो रहते हैं वो अपनी युवा एज में बहुत खुश रहते हैं, उसी तरह तुम भी जल्दी आओ और उसी तरह हंसी ठिठोली खुशी लेकर आओ, ठीक है। तो ये जॉयस को क्या कर रहे हैं, इनोकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, एंड एवरी शेफर टेल्स हिज टेल अंडर द हॉथॉर्न इन द टेल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड एवरी, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड एवरी शेफर टेल्स हिज टेल अंडर द हॉथॉर्न इन द डेल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर जो शेफर्स है वो अपनी कहानी सुनाता है, ठीक है, चाहे वो घाटी में हो चाहे वो हार्टन के पेड़ों के नीचे बैठकर वो अपनी कहानी सुनाता है। मतलब ये एक पेस्टोरल वातावरण को दिखा रहा है जहाँ नेचर ब्यूटी और सरल जीवन को दिखाया गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि कम एंड ट्रिप इट एज यू गो ऑन द लाइट फैंटास्टिक टो, यानी कि अ लाइवली कॉल टू डांस विथ केयर फ्री स्पिरिट। आओ और चलते जाओ, चलते हुए डांस करो अपनी सुंदर नाजुक उंगलियों पर, यानी कि ये लाइन जो दिखा रहा है वो डांस और उत्सव को इन्वोक कर रहा है कि आओ और डांस करो, उत्सव मनाओ, खुशी लेके आओ। ट्रिप इट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिप इट मतलब हल्के फुल्के कदमों से डांस करो। फैंटास्टिक टू मतलब सौंदर्यपूर्ण डांस को दिखाता है यहाँ पे, यानी कि आओ और डांस करो, यानी कि नाचो, खुशी मनाओ, क्योंकि इसमें खुशी ही तो मांगा है स्पीकर ने, ये थोड़ी ना मांगा है कि मेलनकली। टॉवर्ड सिटीज़ प्लीज अस देन एंड द बिजी हम ऑफ मेन। तो ये क्या कर रहा है, सेलिब्रेटिंग अर्बन लाइफ, यानी कि जो अर्बन लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, एंड इट्स वाइब्रेंट फुलनेस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिर ऊंचे भावनों, यानी कि फिर ऊंचे भावनों वाले नगर हमें भाते हैं और मनुष्य के जो व्यस्त गूंज भी प्रिय लगती है। यहाँ पे मिल्टन न केवल ग्रामीण जीवन की बल्कि शहरी जीवन की जो जीवांत है, जो लाइवली हो, उसकी भी तारीफ करते हैं। यानी कि हम गांव में तो आ गए हैं, गांव तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन फिर हमें जो ऊंचे भवन है, यानी कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वो भी हमें भाती हैं, वो भी हमें अच्छी लगती हैं। जो बहुत सारी आवाज़ें हैं, जैसे शहरों में गाड़ी ओड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ना, तो वो सारी आवाज़ को भी वो मिस कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इफ़ जॉनसन्स लर्न शॉक बी ऑन और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वर्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे सारी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बट इसको मैं लगा दे रही हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अ रेफरेंस टू द ग्रेट प्ले राइट, ये किसको यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, किसको, जॉनसन को। कौन से जॉनसन है, आई थिंक ये सैमुअल जॉनसन है ना कि बेन जॉनसन है।
ये बेन जॉनसन की बात कर रहे हैं ना, सैमुअल जॉनसन की नहीं, बेन जॉनसन की बात हो रही है, क्योंकि जॉनसन ये बेन जॉनसन वाला ही है। तो यहाँ पे ये जॉनसन को ये क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस दे रहे हैं जॉनसन को, ठीक है। अ रेफरेंस टू द ग्रेट प्ले राइट ऑफ द टाइम, पर्टिकुलरली शेक्सपियर, हु एम्बॉडीज द वाइल्ड अनटेम्ड वॉइस ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस लाइन को भी याद रखना है। यदि जॉनसन यानी कि यहाँ पे वो बेन जॉनसन की बात हो रही है, ठीक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे वो बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मिल्टन यहाँ पे शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड कहकर उनकी जो कल्पना शक्ति की तारीफ कर रहे हैं। वुड नोट्स वाइल्ड का मतलब होता है नेचर और सहज जो काव्य ध्वनि है, तो ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और लेट माई लैम्प एट मिडनाइट आर बी शीन इन सम हाई लोनली टावर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, A longing for quiet contemplation amid solitude under the stars। यहाँ मिल्टन जो अपने अध्ययन है, जो रात का समय है, जो रात के समय वो आत्मचिंतन की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं, सॉलिट्यूड और विजडम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, देन टू द वेल ट्रॉड स्टेज एंड ऑन इफ जॉनसन्स लैंड शॉक बी ऑन, तो ये भी लाइनें इसी में आई, अभी हमने पढ़ा है। फिर चलते चलते उस जानी पहचानी रंगमंच की ओर, यदि जॉनसन के शिक्षित हास्य, यानी कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो प्ले है, जो मार्गदर्शन है, जो प्रदर्शन कला की मिल्टन के झुकाव को दिखा रहा है। शौक का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाता है, शौक यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है ये एक प्राचीन एंशियन यूनानी जो कॉमेडी प्ले हुआ करते थे, उनके मास्क के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये याद रखना, नॉट टू थेट्रिकल ट्रेडिशन लिंकिंग मिल्टन टू अदर लिटरेरी साइंस। नेक्स्ट पे आएंगे, एंड एवर अगेंस्ट ईटिंग केयर्स लैप मी इन द सॉफ्ट लेडियन एयर्स, तो ये आई थी क्वेश्चन, ये आया था, हाँ ये लाइनें आई थी, तो आपने यहाँ पे भी याद रखना, अ विश टू बी सराउंडेड बाय कामिंग म्यूजिक टू वर्ल्ड ऑफ लाइफ्स वरीज, ठीक है। लेडन ईयर्स मतलब प्राचीन संगीत की एक मधुर धुन, जो मिल्टन के लिए चिंताओं की दवा है। अगर वो चिंता में है तो लेडन ईयर्स की धुन को सुन लेते हैं तो उनकी चिंता खत्म हो जाती है। वाइट द बी विद हॉर्निड थी थाई दैट एट हर फ्लावरी वर्क डोथ सिंग, तो सिम्बलाइजिंग इंडस्ट्रियसनेस एंड ब्यूटी एज द बी फिल्स थ्रू फ्लावर्स, तो ये याद रखना है। यहाँ पे भी ये लाइनें याद रखिए, यानी कि जब मधुमक्खी अपने पुष्पीय काम में मग्न होकर गुनगुनाती है तो उसके जो, ठीक है, यहाँ पे जब उन्होंने किसकी बात किया है, बीज की बात किया है कि बीज अपने जब पुष्पीय काम करती है तो उसमें मग्न होकर गुनगुनाती है। यहाँ पे उन्होंने बीज को बताया कि मेहनत नेचर और सुंदरता का प्रतीक है। Where brooding darkness spread his jealous wings and the night ravens things, a touch of somber imagery, ये लाइनें हैं यहाँ तक, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, a touch of somber imagery where darkness and mystery descend, तो ये याद रखना है, ये भी लाइनें, ठीक है। इस लाइन में दिखाते हैं कि जो पोयम में जो रहस्य है, जो भय है, जो रात की गंभीरता लाती है डार्कनेस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो लाइन है, वेयर ब्रूडिंग डार्कनेस स्प्रेड हिज जेलस विंग्स, यानी कि जहाँ ईर्ष्या अंधकार अपने पंख फैलाता है वहीं पे, एंड द नाइट रेवन सिंग्स, वहीं पे जो नाइट रेवन है वो गाता है, टच ऑफ सॉम्बर इमेजरी वेयर डार्कनेस एंड मिस्ट्री डिसेंड, ठीक है। इस पोयम में रहस्य, भय और रात्रि क्या लाती है, गंभीरता लाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, स्पोर्ट दैट रिंकल्ड केयर डिराइड्स एंड लॉफ्टर होल्डिंग बोथ हिज साइड, जॉय एंड लॉफ्टर ट्रैम्पलिंग ओवर द बर्डन्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे बता रहे हैं मिल्टन की हंसी और जीवन के आनंद सबसे जोरदार अभिव्यक्ति है। और ये एक हंसी को क्या बता रहे हैं, हंसी को क्या कह रहे हैं, जो लॉफ्टर है वो एक शक्तिशाली दवा की तरह काम करती है, ठीक है, एक पावर की तरह काम करती है, जो जीवन की चिंताओं को क्या कर देती है, हरा देती है, जो हंसी है, ठीक है। चलिए, अगर हम लाइनों को समझेंगे तो हम 400 नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी हम करते हैं। बस मेरा ये था कि सारी लाइनों को आपके सामने ले आऊँ, पूरे मिल्टन को कवर करने की कोशिश किया है। अगर हम समझते सब चलेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, नंबर ऑफ़ वन लाइनर ज़्यादा हैं। आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, वो एलिग्रो इंपॉर्टेंट था, सो मैंने उतना समझा दिया। अब ये इल पिंसेल्सो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, थॉटफुल मैन। अभी तक इससे क्वेश्चन आए नहीं है, बस इतना याद रखना है कि थॉटफुल मैन, ठीक है, जो कि इटालियन में है, ओके। एंड ओड टू मेलनकली इंट्रोस्पेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल परसूट, तो ये याद रखना है, एक ऐसी कविता जो उदासी, आत्मचिंतन और बौद्धिक साधना की स्तुति है। यानी कि इसमें ये क्या करते हैं, इतना याद रखना है, इल पिंसेल्सो में ये क्या करते हैं, मर्द को भगा देते हैं, उदासी को इन्वोक करते हैं, यानी कि उदासी को बुलाते हैं, मर्द को, इनको खुशी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, तो ये याद रखना है। इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव ओड सेलिब्रेटिंग मेलनकली एज अ सोर्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन एंड इंस्पिरेशन, तो ये भी याद रखना है कि ये एक प्रकार की एक रिफ्लेक्टिव ओड है
जहाँ उदासी को विचार और प्रेरणा का स्रोत माना गया है। उदासी क्या है? एक विचार है, एक प्रेरणा है उदास। तो मिल्टन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मेलनकली मात्र दुख नहीं है। आप मेलनकली को ना दुख मत समझो कि कोई दुख में बैठा है, नहीं, बल्कि गहराई से सोचने और रचनात्मक की चाबी भी है। यानी कि जो इंसान सोचता रहता है, पेंसिव मूड में रहता है, सोचता रहता है, विचार करता रहता है, तो वो भी एक मेलनकली ही है। ठीक है। अ कंट्रास्ट टू द जॉय ऑफ एल एलिग्रो, इल पेंसेरो एम्ब्रेस सॉरो द एसेंशियल डीपर थॉट्स। नेक्स्ट पे आएंगे, इल पेंसेरो वॉज पब्लिश इन लंडन इन 1645 एज अ पार्ट ऑफ पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। तो ये याद रखना है, इल पेंसेरो भी पब्लिश हुई है 1645 में। कहाँ पे? पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन के पार्ट के रूप में। तो ये एक सिग्निफिकेंट वर्क है दैट पेयर्ड विद एल एलिग्रो के साथ आया था फॉर इट्स dualistic exploration of human experience। ये याद रखना है। द पोएम सर्व्स एज अ कंपेनियन टू एल एलिग्रो विच सेलिब्रेट अ जॉय इंस्टेड ऑफ मेलनकली। तो ये भी याद रखना है कि जहाँ एल एलिग्रो दिन और हर्ष की, यानी कि दिन की बात करता है, डे टाइम की बात करता है और खुशी की बात करता है, वहीं पे एल पेंसेरो रात और चिंतन में डूबा रहता है। यानी कि ये दोनों कविताएं एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हैं। एक में प्रकाश है, दूसरी में छाया है, एक में हंसी है तो दूसरे में मौन है और ज्ञान की खोज है। मैंने सब समझा दिया है। वेयर एल एलिग्रो सिंग्स ऑफ द डे बता दिया मैंने। मिल्टन बिगिंस इल पेंसेरो बाय रिजेक्टिंग deluding जॉय एंड embracing melancholy एज अ गॉडेस। मैंने भी बताया ना, मिल्टन इसमें शुरू किसे करते हैं? इल पेंसेरो को बुलाते हैं और किसे रिजेक्ट कर रहे हैं? deluding जॉय को, मर्थ को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। किसको गले लगा रहे हैं? मेलनकली को। ठीक है। अ कॉल टू वेलकम मेलनकली प्रेजेंस फॉस्टर विजडम एंड काम। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, द स्पीकर इनवाइट्स मेलनकली इनटू हिज लाइफ आस्किंग फॉर पीस, काम एंड क्वाइट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो कह के आ रहे हैं, वो मेलनकली को इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और कह रहे हैं कि पीस ले आओ, काम ले आओ और क्वाइट ले आओ, शांति लाओ, शांति ठहराओ और मौन के साथ तुम आओ। ईयर्निंग फॉर स्टिलनेस एंड द सॉलिट्यूड नेसेसरी फॉर डीप थिंकिंग। ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इल पेंसेरो फॉलो द थियोक्राइटन पेस्टोरल ट्रेडिशन बट फोकसेस ऑन सॉलिट्यूड एंड स्कॉलरली परसूट। तो ये याद रखना है, ये जो पोयम है ये थियोक्राइटिस के ग्रामीण काव्य परंपरा का अनुसरण करती है, लेकिन इसका जो सेंटर्ड है वो कहाँ है? ए सॉलिट्यूड है। इन दिस वर्क द रूरल पीस इज रिप्लेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन एंड स्कॉलरली मेडिटेशन। तो ये याद रखना है। ठीक है। 93 पे आएंगे, पोएम्स गॉथिक सेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स मेलनकली टोन एंड स्कॉलरली इंट्रोस्पेक्शन। जो पोएम में जो गॉथिक पृष्ठभूमि है, यानी गॉथिक सेटिंग है, इसकी उदासीपूर्ण और आत्मचिंतनशील भावना को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। जैसे गॉथिक नॉवेल आपने पढ़ा है ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं, ग्लूमी है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्ट करती है गॉथिक नॉवेल को ये पोयम भी। अ डार्क ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर एंड एनकरेजेस इनवर्ड रिफ्लेक्शन, ये आपके गॉथिक नॉवेल में मिलता है थोड़ा बहुत। द स्पीकर वॉन्डर्स थ्रू अर्बन लैंडस्केप इवोकिंग मेडिवल इमेजनरी। अर्बन सॉलिट्यूड बिकम्स अ कैनवास फॉर द स्पीकर्स म्यूजिंग्स एंड द सेंस ऑफ टाइमलेसनेस। तो ये याद रखना है कि जो स्पीकर है वो शहर की बात करता है, मध्यकालीन चित्रों की बात करता है। यहाँ मिल्टन क्या करते हैं? शहरी सॉलिट्यूड है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि ऊंचे टावर है, सूनी गलियाँ हैं, जहाँ स्पीकर क्या कर रहा है? ध्यान मग्न होता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये भी देख लीजिएगा। इन हिज परसूट द स्पीकर डेडिकेट्स हिमसेल्फ द फिलोसफी, एलेगरी, ट्रेजेडी, क्लासिकल हिम्स। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं? जो स्पीकर है खुद को दर्शन रूपक, खुद को किसकी तरफ देख रहे हैं? खुद को फिलोसफी, एलेगरी, ट्रेजेडी, क्लासिकल हिम की रूप में समर्पित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द पोएम ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल थीम्स ऑफ क्रिश्चियन हिम्स कल्मिनेटिंग इन विजनरी एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे जो बता रहा है ना, ये इल पेंसेरो के अंदर की पूरी बात बता रहा है। ठीक है। आपको एन इवॉल्विंग सर्च फॉर हायर ट्रूथ ब्लेंडिंग पैगन एंड क्रिश्चियन ट्रेडिशन इन द फाइनल सेक्शन। तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इल पेंसेरो की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है, ये जो पोयम है ये शास्त्रीय विषय क्रिश्चियन के जो भजन है उनको दिखाती है। मिल्टन ने इसमें क्या किया है? जो शास्त्रीय ट्रेडिशन है, जैसे कि ईसाई भजन से लेकर धार्मिक और दार्शनिक यात्रा की महसूस किया। तो इसमें इन्होंने क्या दिखाया? मानवता के जो उच्चतम सत्य की खोज का प्रतीक है, जहाँ पैगन और ईसाई दोनों की परंपराएं मिलाकर अंत में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलता है। देयर इज नो पोएटिक एंटेसिडेंट टू मिल्टन्स पेयरिंग ऑफ इल पेंसेरो एंड एल एलिग्रो। तो ये याद रखना है कि मिल्टन ने इल पेंसेरो और एल एलिग्रो को छोड़कर एक अलग सी जो आपकी पोएटिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है, जो उनके इंग्लिश लिटरेचर में एक
तो ये याद रखना है कि देयर इज़ नो पोएटिक एंटेसिडेंट टू मिल्टन्स पेयरिंग ऑफ इल पिंसेरसो एंड एल एलिग्रो। तो मिल्टन की इल पिंसेरसो और एल एलिग्रो की जो पेयर का कोई भी पोएटिक एंटेसिडेंट नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड इसको छोड़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट इतना है नहीं। कहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन फ्रॉम इल पिंसेरसो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो मैंने इम्पोर्टेंट था इल पिंसेरसो को लेके वो शुरुआत में ही था जो मैंने बता दिया है, बाकी ये अंदर का है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कुछ, तो ये याद रखना है। हेंस व्हेन डिलीवरिंग जॉय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फादर ब्रेड, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। और अ डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स इन फेवर ऑफ कंटेम्पलेटिव, सो इट्स, ठीक है। तो ये सॉलिट्यूड है। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहा है लाइन में, यही है कि हेंस व्हेन डिलीवरिंग जॉय द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फादर ब्रेड। तो ये लाइनें आपकी हैं इंपॉर्टेंट, किसकी, इल पिंसेरसो की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें वो क्या कहते हैं, मिल्टन इस लाइन में जो संसारिक दुख है ना, जो संसारिक सुख है ना, उसकी सीधी निंदा करते हैं और कहते हैं कि मेलनकली यानी कि जो चिंतनशील है वो एकांत के पक्ष में वो खड़ा करते हैं, यानी कि मेलनकली को वो फेवर करते हैं और जो संसारिक सुख है उसको सीधे निंदा करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। And add to these retired leisure that in trim gardens take his pleasure. Milton emphasized peace found in structure quiet environments. तो ये याद रखना है, यहाँ पे भी याद रखना है कि मिल्टन यहाँ पे शांति की महिमा करते हुए उसे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको संरक्षित करो, अशांतिपूर्ण वातावरण में पाया गया है, यानी कि, ठीक है। तो ये लाइन शांतिपूर्ण की बात कर रहा है कि इंसान अकेले भी रहता है तब भी वो शांतिपूर्ण रहता है अगर उसका दिमाग सही है तो, ठीक है। इसमें वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिल्टन इन्फोसाइज कर रहे हैं पीस को, जो कहाँ मिलता है, एक क्वाइट इन्वायरमेंट, जो शांति मिलती है वो भी एक शांति इन्वायरमेंट में ही मिलती है। नेक्स्ट पे आएंगे कंपेंसिव नन डिवोट एंड प्योर सोबर स्ट्रीट फास्ट एंड डेम्योर। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, एक सोलेम इन्वोकेशन टू मेलनकली को बुला रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं उसे एक क्लॉइस्टर्ड नन के रूप में, ठीक है। एक गंभीर इन्वोक कर रहे हैं जिसमें दुखी भावना को एक नन के रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। Of listening how to hounds and horn cheerily rouse the slumbering morn। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ मिलेगा। स्वीट बर्ड दैट्स सनेस्ट द नॉइज ऑफ फॉली, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलनकली। नेक्स्ट पे आएंगे। एंड स्टोयर्ड विंडोज रिचली डाइट कास्टिंग अ डिम रिलीजियस लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं गॉथिक जो इमेजरी है वो कन्वे करती है स्पिरिचुअल रेवरेंट एटमॉस्फेयर को। देयर लेट द पीलिंग आर्गन ब्लो टू द फुल वाइज्ड क्योर बिलो, सेलिब्रेशन ऑफ स्केयर्ड म्यूजिक विद इन अ ग्रैंड इक्लेजियास्टिकल सेटिंग। ये सारी लाइनें हैं। और स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वॉर्बल हिज नेटिव वुड नोट्स, ये आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है, ये तो एल एलिग्रो का है, ठीक है। ये आपका एल एलिग्रो की लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ये आपके एल एलिग्रो की है, इसमें आ गई थी। बट लेट माई ड्यू फीट नेवर फेल टू वॉक द स्टूडियस क्लाइस्टर पेल, मतलब यहाँ पे वो कसम ले रहे हैं अब वो टू रिमेन इमर्स टू स्कॉलरी एंड रिफ्लेक्टिव परसूट। यहाँ पे मिल्टन एक कसम ले रहे हैं, एक वचन ले रहे हैं, यानी कि एक ज्ञानी जीवन और चिंतनशीलता की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें वो शांति और ध्यान के साथ गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। Till old experience to attend to something like prophetic strength, तो wisdom from experience transform into visionary insight। wisdom जो आती है वो experience से आती है, ये याद रखना है। That with long age his eyes grow him yet still his native fire appears, तो ये भी याद रखना है, ठीक है, ठीक है। That with long age his eyes grown dim, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी जो शारीरिक दृष्टि है वो कमज़ोर हो सकती है। एट स्टिल हिज नेटिव फायर अपीयर्स,
लेकिन मानसिक जो ऊर्जा है, जो प्रेरणा है, वो अभी भी जीवित रहती है। मतलब मिल्टन इस लाइन में क्या बताना चाहते हैं कि उम्र के साथ शारीरिक जो दृष्टि होती है वो मध्यम हो सकती है, लेकिन मनुष्य का जो आंतरिक ऊर्जा है, जो प्रेरणा है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे वही चीज़ बताया है, इनर फायर, इंटेलेक्ट एंड इंस्पिरेशन रिमेन अनडिम्ड। अब यहाँ से हम आ जाते हैं कॉमर्स पे। ठीक है, कॉमर्स जिसका फुल टाइटल क्या है, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634। मिल्टन का मास्क है इन ऑनर ऑफ चैरिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर वाला एल एलिग्रो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये भी उसकी कंपेनियन पोएम थी। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, बाकी मैंने स्किप कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इट वॉज द फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन माइकलमैस नाइट 1634 एट लडलो कासल बिफोर जॉन एगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। तो ये याद रखना है कि कॉमर्स इसे पहली बार 1634 के माइकलमैस नाइट में लुडलो कासल में जॉन एगर्टन, यानी कि ये कौन थे, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने इसको रिप्रेजेंट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इतना आता है, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने इसको रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, द मास्क वॉज स्टेज टू बी सेलिब्रेट द अर्ल्स अपॉइंटमेंट एट लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मास्क है वो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के वेल्स के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति की खुशी में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, द फुल टाइटल इसका क्या है, फुल टाइटल कॉमर्स का क्या है, तो ये याद रखना है, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल 1634। ठीक है, ऑन माइकलमैस नाइट बिफोर द राइट ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, विस्काउंट ब्रेकले, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, एंड ऑन वन ऑफ हिज मेजेस्टी मोस्ट ऑनरेबल प्रीवी काउंसिल। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फुल टाइटल आपने याद रखना है कि इसका फुल टाइटल क्या है, यही है, अ मास्क, जो 1634 में लुडलो कासल के माइकलमैस नाइट को रिप्रेजेंट किया गया था, जो जॉन अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के विस्काउंट ब्रेकली, वेल्स के राष्ट्रपति और उनके मेहमानों के सामने ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। कॉमर्स वॉज प्रिंटेड एनोनिमसली इन 1637 इन अ क्वार्टो एडिशन पब्लिश बाय हम्फ्री रॉबिन्सन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे आके आपका कि कॉमर्स को 1637 में हम्फ्री रॉबिन्सन द्वारा पब्लिश कराया गया था। कहाँ पे, क्वार्टो एडिशन में, जो कि ये एनोनिमसली प्रिंटेड हुआ था वहाँ पे 1637 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। मिल्टन लेटर इंक्लूडेड कॉमर्स इन पोएम्स ऑफ 1645 एंड 1673। बाद में मिल्टन ने क्या किया, मिल्टन ने बाद में कॉमर्स को अपनी कलेक्शन में, जो उनका राइटिंग का कलेक्शन था, पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन था ना, उसमें इन्होंने पब्लिश करवाया था 1645 में, और 1673 में इसको शामिल किया था, इंक्लूड किया था किसको, कॉमर्स को। द मास्क फीचर थीम्स ऑफ वर्च्यू, टेम्पटेशन एंड रेजिलेंस। तो ये याद रखना है, ये थीम है किसका, मास्क का, यानी कि कॉमर्स का। ठीक है, कॉमर्स क्या है, एक मास्क है, इसमें थीम क्या है, वर्च्यू है, टेम्पटेशन है, रेजिलियंस है, यानी कि धर्म है, प्रलोभन है, सही सूरता है। तो ये याद रखना है। मिल्टन ने ये दिखाया कि कैसे एक साधारण महिला अपनी चेस्टिटी, नैतिकता को प्रलोभनों के बावजूद बनाए रखती है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन कॉमर्स रिजॉल्व अराउंड अ वर्चुअस लेडी रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन ऑफ कॉमर्स, अ सेड्यूसिंग फिगर। तो ये याद रखना है कि इसमें जो कॉमर्स का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, एक महिला, एक वर्चुअस लेडी रहती है, वर्चुअस लेडी का जो प्रलोभन से बचने और कॉमर्स नाम का जो व्यक्ति है उसका संघर्ष दिखाया गया है, टेम्पटेशन दिखाया गया है। ठीक है, इसका यही है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। मिल्टन रोड कॉमर्स इन वर्ड्स। मिल्टन ने कॉमर्स को किस में लिखा है, वर्ड्स, ब्लेंडिंग पोएटिक डायलॉग विद म्यूजिकल इंटरल्यूड्स। तो ये याद रखना है। द मास्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेशा कोर्टली ट्रेडिशन एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। तो ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, जो मास्क पर रेनेशा कोर्टली ट्रेडिशन और क्लासिकल माइथोलॉजी का प्रभाव है मास्क पर, यानी कि कॉमर्स पर। कॉमर्स चैंपियंस मॉरल स्टेट फास्टनेस एंड प्योरिटी अगेंस्ट डिसेप्टिव प्लेजर। तो ये याद रखना है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉमर्स जो है वो झूठे सुखों के खिलाफ नैतिक दृढ़ता और शुद्धता का समर्थन करता है। नेक्स्ट पे आएंगे। कॉमर्स वाज रिटन टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ जॉन एगर्टन एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। द मास्क वॉज परफॉर्म्ड बिफोर वेरियस इंग्लिश एंड वेल्स ठीक है डिग्निटरीज एट लुडलो कासल। तो ये याद रखना है। यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि जो मास्क है, ये मास्क लुडलो कासल में अलग अलग अंग्रेजी और वेल्स अधिकारियों के सामने इसको रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है,
एगर्टन के चाइल्ड इसमें थे एलिश जो कि 15 वर्ष की थी, जॉन 11 एंड थॉमस 9 पार्टिसिपेट इन द परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में एगर्टन के बच्चे, तीनों बच्चे ने क्या किया था, परफॉर्मेंस किया था। और एलिस नाम की जो थी ये बनी थी, आई थिंक वो लेडी बनी थी, ठीक है, वो लेडी बनी थी, वर्चुअस लेडी बनी थी। और जॉन एंड थॉमस ये इसके दोनों भाई बने थे। तो ये लोग क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे इसमें, एगर्टन के बच्चे थे, ठीक है। स्टेज पर क्या किया गया था, जॉन एगर्टन के बच्चे ने भाग लिया और इस प्रकार इनको एक राजसी परिवार के बच्चों को संस्कारी योगदान और परिवार के सांस्कृतिक जुड़ाव को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे थायरिसिस। थायरिसिस एक अटेंडेंट स्पिरिट है, कॉमर्स में सर्व्स एज अ गाइड टू द चिल्ड्रन। तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेक्टर को दिखाया गया है कि जो थायरिसिस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक अटेंडेंट स्पिरिट है जो बच्चों को क्या करता है, गाइड करता है, गाइड के रूप में दिखाया गया है। सबरीना एक निम्फ रहती है रिवर सेवरन की, ठीक है। सबरीना जो है वो एक निम्फ है जो कि रिवर सिवर्ण की एक नायिका बोल सकते हैं, निम्फ बोल सकते हो, अप्सरा बोल सकते हो। प्लेज अ पिवोटल रोल इन द मास्क मॉरल रेजुलेशन। तो जो सबरीना जो कि रिवर सिवर्ण की एक निम्फ है, मास्क के नैतिक समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है, ठीक है। कॉमस द टाइटुलर कैरेक्टर इज अ नेक्रोमैंकर एंड सेड्यूसर हु टेम्प्ट द वर्चुअस लेडी। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे जो कॉमस है वो मुख्य कैरेक्टर है, एक तंत्र मंत्र जानने वाला कैरेक्टर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टाइटुलर, है ना, टाइटुलर कैरेक्टर है, यानी कि एक तंत्र मंत्र जानने वाला कैरेक्टर है। एक नेक्रोमैंकर है, सेड्यूसर है, मतलब प्रलोभक है। धार्मिक जो वर्चुअस लेडी है उसको क्या करता है, टेम्प्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, हेनरी लॉज अ म्यूजिशियन। हेनरी लॉज क्या है, एक म्यूजिशियन है एंड कंपोजर भी हैं। प्लेड थायरिसिस एंड कंपोज द सॉन्ग्स फॉर कॉमर्स। तो ये याद रखना, कॉमर्स में अगर संगीत किसने दिया है, कंपोजिंग मतलब म्यूजिक किसने दिया है, तो हेनरी लॉज ने दिया है, ये याद रखना। जो कि एक म्यूजिशियन थे, कंपोजर थे और इन्होंने थायरिसिस का जो प्ले है इन्होंने ही किया था। थायरिसिस का जो रोल है वो हेनरी लॉज ने ही किया था इसमें, थायरिसिस का जो रोल है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। और कॉमर्स की गीतों की रचना भी इन्होंने ही की थी, कॉमर्स के जो सॉन्ग्स वगैरह है इसकी जो कंपोजिंग ये इन्होंने ही किया था, हेनरी लॉज ने, और इन्होंने कैरेक्टर भी प्ले किया था। लॉज वॉज द म्यूजिक ट्यूटर ऑफ द एगर्टन चिल्ड्रेन टाइंग हिम क्लोजली टू द प्रोडक्शन। तो ये भी याद रखना है कि जो लॉज थे वो एगर्टन परिवार के बच्चों के एक म्यूजिक टीचर भी थे जिससे उनका रिलेशन परफॉर्मेंस के गहरे तौर पर जुड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, द चीफ एक्टर्स इन द मास्क वेयर लॉर्ड ब्रैकले, मिस्टर थॉमस एगर्टन एंड लेडी एलिस एगर्टन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मास्क का जो चीफ एक्टर थे वो कौन थे, लॉर्ड ब्रैकले और मिस्टर थॉमस एगर्टन और लेडी एलिस एगर्टन। तो ये याद रखना है। कॉमर्स ब्लेंड्स क्लासिकल मिथ, मॉरल एलिगरी एंड रेनेशा कोर्टली इंटरटेनमेंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉमर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्लासिकल मिथ, मॉरल एलिगरी, रेनेशा कोर्टली इंटरटेनमेंट, ये सभी का मिश्रण है इसमें। जॉन मिल्टन की इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम कॉमर्स। अभी कॉमर्स से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉमर्स से इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, सम देयर बी दैट बाय ड्यू स्टेप्स एस्पायर टू ले दियर जस्ट हैंड्स ऑन दियर गोल्डन की। तो ये जो लाइनें हैं ये आपके आती हैं किसमें, कॉमर्स में ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एट सम देयर बी दैट बाय ड्यू स्टेप्स एस्पायर टू ले दियर जस्ट हैंड्स ऑन दियर गोल्डन की, यानी कि फिर भी कुछ लोग जो अपने उचित कदमों द्वारा उस सुनहरे कुंजी को पाने की आकांक्षा करते हैं। मीन्स यहाँ पे इस लाइन में ये बताया गया कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया इन लाइन में। सुनहरी कुंजी यानी कि गोल्डन की यहाँ पे किसे माना गया है, ज्ञान को, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ज्ञान को यहाँ पे गोल्डन की माना गया है। और इसे पाने के लिए क्या चाहिए, हमें धैर्य चाहिए, अनुशासन की ज़रूरत है, एक पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये लाइन हमें ये दिखा रही है कि जिसे ज्ञान चाहिए वो अपने सच्चे प्रयासों से पा सकता है, लेकिन उसके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। द की ऑफ नॉलेज इज द गोल्डन की दैट ओप्स द पैलेस ऑफ इटर्निटी। आगे की लाइन क्या है, ज्ञान की कुंजी जो सुनहरी कुंजी, यानी कि कहा जा रहा है कि गोल्डन की क्या है, जो गोल्डन की है, सॉरी, जो ज्ञान की है, यानी कि द की ऑफ नॉलेज वो क्या है, एक गोल्डन की है, ठीक है। दैट ओपन होगा, ये ओपन है, ओपन द पैलेस ऑफ इटर्निटी, जो क्या करती है, पैलेस यानी कि जो महल की अनंतता को खोल देती है। यानी कि जो ज्ञान की कुंजी है ना, वो सुनहरी कुंजी के रूप में दिखाया गया है, यानी कि जो आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति को महल
बनाया गया है, यानी कि अनंतता की यानी कि इटर्निटी की महल को खोल देती है। मिल्टन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ज्ञान के महत्व को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए या आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो आपको ऐसे रास्ते को अपनाना पड़ेगा, यानी कि ज्ञान चाहिए। ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट में सिट आई द सेंटर एंजॉय ब्राइट डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि इस लाइन में वो बता रहे हैं, मिल्टन बता रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जो इंसान आध्यात्मिक प्रकाश या आत्मज्ञान लेना चाहता है तो वो व्यक्ति सच्चाई और ज्ञान के भीतर अपनी आत्मा को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि वो आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त कर सकता है, आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में उज्जवल जीवन का आनंद ले सकता है। ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन मस्ट नॉट बी होर्डेड बट मस्ट बी करेंट। तो यहाँ पे भी बताया गया है ब्यूटी को एक नेचर क्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्यूटी को एक नेचर की मुद्रा के रूप में दिखाया गया, जो बेवजह ऐसे ही उसको खर्च नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे व्यवहार में लाना जाना चाहिए। मतलब मिल्टन का कहना ये है, यहाँ पर वो संदेश दे रहा है कि जो ब्यूटी है वो दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए और इसे अकेले जीवंत या गतिशील के रूप में अपनाया जाना चाहिए। शो डियर टू हेवन इज सेंटली चेस्टिटी दैट व्हेन अ सोल इज फाउंड सिंसियरली सो अ थाउजेंड लेवरियड एंजल्स लाइकी हर। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है, इस लाइन में भी वो दिखा रहे हैं पवित्रता, इसमें भी इन्होंने चेस्टिटी की बात की है, ठीक है, यानी कि स्पेशली जो कुंवारी चेस्टिटी होती है उसकी बात की है, उसको यहाँ पे इन्होंने सुपीरियर माना है। वर्चू में बी असेल्ड बट नेवर हर्ट, सरप्राइज बाय अनजस्ट फोर्स बट नॉट एंथ्रल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लिस्ट लेडी बी नॉट क्वाय बट यूज द टाइम यू मे। ये याद रखना है, यहाँ पे भी आपने याद रखना है। सुनिए देवी, लिस्ट लेडी सुनिए देवी बी नॉट क्वाय, संकोच ना करें, बट यूज़ द टाइम यू मे, बल्कि उस टाइम का यूज़ करें जो आपके पास है, ओके। एंड अगेंस्ट द थ्रेट्स ऑफ मैलिस और ऑफ डेथ विद ओपन ब्रेस्ट स्टैंडिंग प्रोक्लेम्स व्हाट लॉज आर हिज। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टार दैट बीट्स द शेफर्स फोल्ड नाउ द टॉप ऑफ हेवन डोथ ओल्ड, हेवन इटसेल्फ इज प्लेस्ड व्हेन लव एंड वर्चू फ्रॉम वन पीस। तो ये सारी लाइनें आपने याद रखनी है, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। मॉर्टल्स दैट वुड फॉलो मी लव वर्चू सी अलोन इज फ्री, द ब्रूट एंड गिल्टी नाइट कैन नेवर ब्लाइंड द आई ऑफ प्रोविडेंस। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, लिसिडस वॉज कंपोज्ड इन लेट 1637 एंड इज अ पेस्टोरल एलेजी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अब हम लिसिडस पे आ गए हैं, ठीक है। तो लिसिडस को कब कंपोज किया गया था 1637 में। ये एक पेस्टोरल एलेजी है। द एलेजी ऑनर्स एडवर्ड किंग, मिल्टन्स फ्रेंड एट कैम्ब्रिज, हु ड्राउन्ड इन द आयरिश सी इन ऑगस्ट 1637। तो एलेजी जो किसके सम्मान में लिखी गई थी, इनके दोस्त थे एडवर्ड किंग, मिल्टन के ये कैम्ब्रिज दोस्त थे, कैम्ब्रिज फ्रेंड थे, जो कहाँ डूब गए थे, आयरिश सी में अगस्त 1637 में। लिसिडस वॉज पब्लिश्ड इन 1638 इन जस्टा एडुआर्डो किंग नेफार्गो, अ कलेक्शन ऑफ एलेजीज बाय कैम्ब्रिज स्टूडेंट। तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिसिडस को 1638 में जस्टा एडुआर्डो किंग नेफार्गो में पब्लिश किया गया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा ये रचित शोक गीतों का एक कलेक्शन था। उसमें भी लिसिडस को क्या किया गया था, पब्लिश करा गया था 1638 में। कहाँ पे, जस्टा एडुआर्डो किंग नेफार्गो में। ये एक एलेजीज का कलेक्शन था जिसको किसने लिखा था, कैम्ब्रिज स्टूडेंट ने। एज अ पेस्टोरल एलजी, लिसिडस इज डीपली एलिगोरिकल फीचरिंग किंग एज लिसिडस क्लासिकल शेफर्ड्स फिगर। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे लिसिडस एक पेस्टोरल एलजी के रूप में क्या है, डीपली एलिगोरिकल भी है, और क्या है, फीचरिंग किंग एज लिसिडस, यानी कि जिसमें किंग को लिसिडस के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। द स्पीकर इन लिसिडस अ पर्सोना फॉर मिल्टन मोर्स द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड एंड फिलो शेफर्ड्स। नेक्स्ट पे आएंगे, द पेस्टोरल एलिगरी कन्वे दैट किंग एंड मिल्टन वर स्कॉलरली कलीग्स विद सिमिलर एकेडमिक परसूट। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका पेस्टोरल एलिगरी है वो कन्वे करता है कि किंग और मिल्टन यानी कि एडवर्ड किंग की बात हो रही है और मिल्टन की बात हो रही है कि दोनों ही स्कॉलरी कलीग थे और उनकी स्टडी के लक्ष्य समान थे, ठीक है। थ्रो एलिगरी द स्पीकर सब्टली चैलेंज डिवाइन जस्टिस ओवर किंग्स अल्टीमेटली अनटाइमली डेथ। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब एलिगरी के माध्यम से बोलने वाला जो कैरेक्टर है वो किंग के अनटाइमली डेथ पर ईश्वरीय न्याय के सूक्ष्म रूप में चुनौती देता है, यानी कि उसकी अनटाइमली डेथ हो गई है,
ठीक है। द पोएम सजेस्ट किंग्स वर्चुअस करियर वुड हैव कंट्रास्टेड विद करप्ट मिनिस्टर्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ये भी याद रखना है, ये जो पोएम है ये सजेस्ट करती है कि जो किंग का सद्गुण यानी कि सद्गुण जो उसकी क्वालिटी है वो करियर इंग्लैंड के चर्च के भ्रष्ट मंत्रीगण से अलग होता है। यानी कि यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं पोएम, यानी कि वो एडवर्ड किंग को ना यहाँ पे जोड़ रहे हैं, किसकी कंपैरिजन में, एडवर्ड किंग की जो गुण थी, जो क्वालिटी थी, वो सार्वजनिक जीवन और धार्मिक मूल्यों के साथ जोड़े हैं, जो इंग्लैंड की चर्च के भ्रष्ट जो मंत्रियों होते थे उनके रूप में। यानी कि वो एडवर्ड किंग को वफादारी, ईमानदारी, नैतिकता को उन मंत्रियों के साथ जोड़ते थे जो स्वार्थी और भ्रष्ट थे। मिल्टन कंडेम क्लर्जी मेंबर्स एज डेप्रेव्ड, मटेरियलिस्टिक एंड सेल्फिश थॉरो लिसिडस। तो ये भी याद रखना है, मिल्टन ने क्या किया था, लिसिडस के माध्यम से ही जो क्लर्जी मैन है उनको, जो भ्रष्ट हैं उनको सबको क्या किया था, कंडेम किया था, निंदा किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, लिसिडस के माध्यम से ही। लिसिडस इज नोन फॉर इट्स रिच स्पेंसियन म्यूजिकलिटी एंड विविड इमेजरी। तो ये भी याद रखना है कि जो लिसिडस है वो किसके लिए जानी जाती है, रिच स्पेंसियन म्यूजिकलिटी के। द एलेजी intervenes पर्सनल ग्रीफ, क्लासिकल मैथोलॉजी, रिलीजियस क्रिटिक। नेक्स्ट पे आएंगे, मिल्टन यूजेस लिसिडस टू एक्सप्लोर द थीम्स फेट, जस्टिस एंड पोएटिक इमॉर्टैलिटी। तो मिल्टन ने लिसिडस में क्या क्या कौन सी थीम मिलती है, फेट, जस्टिस एंड पोएटिक इमॉर्टैलिटी। लिसिडस सर्व्स एज अ सटायर ऑफ द एपिस्कोपेसी एंड मिनिस्ट्री कंडेमिंग करप्ट चर्च लीडरशिप। ठीक है, तो मिल्टन ने लिसिडस में यूज़ किया है थीम्स ऑफ फेट, जस्टिस एंड पोएटिक इमॉर्टैलिटी। ठीक है, मतलब उनका मानना था, लिसिडस के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो भाग्य है, जो न्याय है, जो काव्यात्मक अमरता के गहन सवालों पर विचार किया। वो ये पूछते हैं कि जो एडवर्ड किंग की डेथ का कारण क्या था, क्या वाकई में ये ईश्वरीय न्याय का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, लिसिडस सर्व्स एज अ सटायर ऑफ एपिस्कोपेसी एंड मिनिस्ट्री कंडेमिंग करप्ट चर्च लीडरशिप। तो यहाँ पे भी मिल्टन ने लिसिडस में क्या कहा है कि जो क्लासिक एपिस्कोपेसी है, जो मंत्रालय है, उसकी इन्होंने यहाँ पे निंदा की है। उन्होंने भ्रष्ट पादरी और जो धार्मिक नेता थे उनके रूप में यहाँ पे दोषपूर्ण या स्वार्थी रूप में दिखाया है। ठीक है, मिल्टन लाइकन्स बिशप्स एंड वर्मिन डिवोरिंग शीप, कंट्रास्टिंग देम विद द आइडल ऑफ द गुड शेफर्ड्स इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। तो ये भी याद रखना है यहाँ पे।